हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपनी मैनेजमेंट की क्लास चल रही है और उसमें हमारा टॉपिक क्या संगठन चल रहा था। मैंने आपको एक ही वीडियो में सारा संगठन जी आपको करवा दिया है, कंप्लीट आपको मैंने करवा दिया। पीडीएफ भी टेलीग्राम पर हमने प्रोवाइड करवा दी है। तो आज हम संगठन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम इसमें देखने वाले हैं क्लास में। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। हम बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत कठिन से कठिन क्वेश्चंस भी आपको रटाने वाले नहीं है। समझ के हम इस क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम समझ के हम करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, संगठन की विशेषता में शामिल है। क्या शामिल है संगठन की विशेषताओं में? ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कि संगठन की विशेषताएं इनमें से क्या क्या हैं। व्यक्तियों का समूह, कार्य विभाजन, लक्ष्य का होना या फिर सभी। देखिए मैं अकेली आपको संगठन दिख रही हूँ क्या? मैं अगर कोई काम करूँगी तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं संगठन में कार्य कर रही हूँ? नहीं बोलूँगी। क्यों? मैं तो अकेली कार्य कर रही हूँ। अगर मैं एक और इंसान के साथ काम करूँ तो भी क्या वो संगठन हो जाएगा, संगठन कहलाएगा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। तो क्या व्यक्तियों का समूह इसकी संगठन की विशेषता है। और कार्य विभाजन, देखिए अगर मैं संगठन बनाऊंगी, मैं क्यों बनाऊंगी? जब मेरे पास बहुत सारा काम होगा तो मैं अकेली नहीं कर पा रही होंगी, तो मैं उसके लिए क्या एक संगठन का निर्माण करूंगी। और अगर संगठन का निर्माण किया है, किस लिए किया है? कार्य आसानी से हो जाए, कार्य छोटे छोटे भागों में जो है लोगों को बट जाए और वो मेरा काम आसानी से हो जाए। तो क्या संगठन की विशेषता क्या भी है? कार्य का विभाजन भी क्या है? संगठन की विशेषता। लक्ष्य का होना, मैंने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अगर कोई संगठन बनाया था, उसके कोई एक उद्देश्य भी तो होगा। मैंने कोई उद्देश्य के लिए ही तो एक संगठन का निर्माण किया होगा। बिना उद्देश्य के हम संगठन क्यों बनाएंगे? नहीं बनाएंगे बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है? लक्ष्य भी होता है। तो क्या ये आपके सभी के सभी जो है संगठन की विशेषताओं में शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कहता है हमसे क्वेश्चन, देखें। खाली स्थान संगठन में अनुशासन नहीं होता है। अनुशासन जो होता है, डिसिप्लिन होता है, वो कहाँ पे नहीं होता? औपचारिक संगठन में नहीं होता, अनौपचारिक में, प्रभागीय में या फिर कार्यात्मक संगठन में। देखिए जब अगर एक औपचारिक तरीके से आप कहीं पद वगैरह पे अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ क्या नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं। तो वहाँ क्या अनुशासन से आपको अनुशासित तरीके से आपको रहना पड़ता है ना। वहीं अगर हम बात करें अनुशासन कहाँ नहीं होता, कौन से संगठन में जो होता है अनौपचारिक संगठन में। अनौपचारिक संगठन में क्या होता है? अनुशासन नहीं होता। क्यों? इसको आप अनौपचारिक जो संगठन है इसको आप निर्माण नहीं करते हो। ये क्या होता है? स्वयं ही जो है ये निर्माण हो जाता है। 4-5 दोस्त मिलके बैठ गए, वो क्या कहलाएगा? अनौपचारिक संगठन। उनके में जो संबंध है वो कैसा है? अनौपचारिक संबंध है उनका। कोई उद्देश्य के लिए वो संगठन नहीं बनाया गया था, वो सामाजिक तरीके से क्या है, सामाजिक संबंध उनमें था। तो क्या अनौपचारिक वो संगठन बन गया है। तो क्या कौन से संगठन में अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती? वो होता है अनौपचारिक संगठन में अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। देखिए संगठन स्वयं निर्मित होता है, संगठन स्वयं ही निर्मित हो जाता है। अब बताइए कहाँ होगा संगठन स्वयं निर्मित? क्रियात्मक संगठन में, अनौपचारिक संगठन में या फिर औपचारिक संगठन में या फिर विभागीय संगठन में। अभी आपको बताया संगठन अगर औपचारिक है तो संगठन को बनाना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। अगर अनौपचारिक संगठन है तो क्या है, उसका निर्माण कैसा होता है? स्वयं ही उसका निर्माण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्या
अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चंस आपसे घुमा फिरा के पूछ लेंगे। क्वेश्चंस आपको संगठन में जो पढ़ाया है और जो संगठन में आपने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बाहर से बन के आ जाए। बस क्वेश्चंस क्या है, थोड़े घुमा फिरा के आपसे पूछ लिए जाते हैं, फिर आप क्या होते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चंस को पहले तसल्ली से आराम से पढ़िए और फिर उसका अच्छे से आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखें। संगठन का आधार है। संगठन का आधार क्या होना चाहिए, अच्छे से सोच के हम आंसर टिक करेंगे। ठीक, संगठन का आधार क्या, नियंत्रण होगा, नेतृत्व होगा, कार्य का विभाजन होगा, या फिर ये सभी के सभी संगठन का आधार होंगे। अब हम संगठन करते हैं, संगठन हमने किस लिए किया, हमारा काम कम हो जाए, और काम कम करने के लिए लोगों को काम बांटना भी तो पड़ेगा, कार्यों का क्या करना पड़ेगा, हमें विभाजन करना पड़ेगा। तो संगठन का आधार ही क्या है, कार्य का विभाजन करना क्या होगा, संगठन का आधार होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कार्यात्मक संगठन का प्रयोग किस स्तर पर किया जाता है। कार्यात्मक संगठन एक होता है आपका जो ढांचा मैंने आपको पढ़ाया था, संगठन का ढांचा, उसमें कार्य संगठन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कैसा बताया था उसमें, एक कार्यात्मक ढांचा और एक प्रभागीय ढांचा। कार्यात्मक ढांचे में क्या होता है, जब बहुत बड़ा बिजनेस होता है, कोई बहुत बड़ा कारखाना कारोबार होता है, तो उसमें क्या जिम्मेदारियां दूसरे लोगों को दे दी जाती हैं, क्या दूसरे लोगों को दे दी जाती हैं। ऐसे 10-15 लोगों का समूह बना लिया और उनके लिए क्या एक लीडर रख दिया, वो क्या करेगा, उन लोगों को देखेगा कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर देते थे, एक ऊंचे पद पर उसमें रख देते हैं कि जिससे वो सभी उसके प्रति जवाबदेह हों, वो उसको सारी रिपोर्टिंग वगैरह उसको ला कर दे। ऐसे ही छोटे छोटे जो समूह हैं वो उनका क्या बहुत सारे ऐसे समूह बना दिए जाते हैं 15-20 लोगों का या फिर 50 लोगों का। तो ये क्या है, अलग अलग कार्य करते हैं और इनको क्या आदेश किससे मिलता है, एक ही व्यक्ति से मिलता है। जो एक समूह है उसको एक व्यक्ति से, दूसरे समूह को वो दूसरे व्यक्ति से। तो देखिए क्या हमने समझ लिया कार्यात्मक संगठन क्या होता है। अब इसका उपयोग किस स्तर पर किया जाता है, इसका प्रयोग जो है किस स्तर पर किया जाता है, उच्च स्तर पर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, या फिर ये सभी पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो विभाग बांटे जाएंगे तो वो क्या होगा, ऊंचे स्तर पर, उच्च स्तर पर क्या है, ये संगठन का कार्यात्मक संगठन का प्रयोग जो है किया जाता है। कार्यात्मक संगठन किस तरह का संगठन ढांचा है। देखिए कार्यात्मक संगठन किस तरह का संगठन एक ढांचा है, औपचारिक, अनौपचारिक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या जो संगठन में, कार्यात्मक संगठन में जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, जितने भी लोग उसमें मिले हुए हैं, उनका क्या ऐसे दोस्त वगैरह हैं क्या, वो क्या दोस्ती का उन्होंने संगठन कर लिया क्या उनके कोई नियम कानून नहीं है, बिल्कुल है, उनके क्या है, नियम कानून हैं। तो क्या होगा, कार्यात्मक संगठन में उनको काम करना ही पड़ेगा, उनके कुछ नियम कानून कायदे वगैरह उन सब के होते हैं और उनको वो कार्य जो है करने ही पड़ते हैं। तो कैसा, ये किस तरीके का ढांचा है, ये है आपका औपचारिक संगठन ढांचा है। कार्यात्मक संगठन औपचारिक संगठन का ढांचा है। देखिए उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है, किसका होता है, अधीनस्थों का, अधिकारी का, या फिर ये दोनों का होगा, या इनमें से किसी का नहीं होगा। आपका उत्तरदायित्व क्या है, ये आपको
बताना है कि उत्तरदायित्व क्या है। उत्तरदायित्व किस किस का होता है? जो अधीनस्थ पर कार्य कर रहे हैं उनका भी क्या एक उत्तरदायित्व होगा कि आपको ये कार्य करना ही है। और अधिकारी लोगों का क्या होता है? ये अधिकार उत्तरदायित्व, इन अधिकारियों का भी क्या है, कुछ उत्तरदायित्व में भी होते हैं। या ये दोनों का ही क्या है, इनको उत्तरदायित्व होता है, अधीनस्थों का भी अधिकारियों का भी। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, दोनों का ही क्या उत्तरदायित्व इन दोनों का ही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ खाली स्थान होना अति आवश्यक है। एक जो प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण है, यानी कि अधिकारों का दूसरे हाथों में हस्तांतरित कर देना, अधिकारों को दूसरे के हाथों में दे देना, उसके लिए अब अधिकार आपने, प्रभावशाली अधिकार आपने अधिकार उसे दे दिया, उसके क्या दिया अधिकार आपने, उत्तरदायित्व आपने उसे दे दिया कि तुम्हें ये काम करना है। अब उत्तरदायित्व के साथ खाली स्थान का होना बहुत आवश्यक है। बताओ किसका होना आवश्यक है? अधिकार का होगा, मानव शक्ति प्रोत्साहन का, या फिर पदोन्नति का? तो देखिए जब अगर कहीं भी उत्तरदायित्व की बात होती है तो उत्तरदायित्व के साथ क्या, उत्तरदायित्व के साथ साथ उसके अधिकार भी चलने चाहिए। अगर आपने किसी को उत्तरदायित्व दे दिया और उसे आपने उससे संबंधित अधिकार नहीं दिए तो क्या मतलब का हो जाएगा उत्तरदायित्व, जब क्या उसे कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं है। अगर आप ऐसे बात करो, कहीं भी पुलिस वगैरह लगी रहती है भीड़ भाड़ वाली जगह पे, तो वो पुलिस उनका उत्तरदायित्व क्या है, जनता ऐसे दंगे वगैरह ना हो, लड़ाई ना हो, है ना, कुछ गलत काम ना हो। अब अगर उन्हें अधिकार ही ना मिले कि उन्हें वो पकड़ सकें या फिर उनमें लाठी मार सकें, अगर उन्हें अधिकार ही नहीं दिया तो वो काहे के पुलिस। तो क्या होता है, उत्तरदायित्व के साथ और अधिकार जो है, उत्तरदायित्व अधिकार दोनों कैसे बराबर बराबर चलने चाहिए। उत्तरदायित्व के साथ क्या अधिकारों का होना बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, प्रबंध का स्वयं विस्तार होता है। जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, उसका क्या स्वयं विस्तार होता है, अपने आप ही जो है उसका विस्तार होता है। काय में, भारार्पण द्वारा या केंद्रीकरण द्वारा, विकेंद्रीकरण द्वारा, या फिर सभी के द्वारा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका भारार्पण। क्या होता है भारार्पण? ये अभी आपको अधिकार अंतरण, भारार्पण या अधिकारों का प्रत्यायोजन, ये सभी क्या है, एक दूसरे के पर्याय हैं, पर्यायवाची। ये तीनों ही शब्द क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भारार्पण में क्या होता है, अधिकार जो है दूसरे को दे दिए जाते हैं। अब जब अधिकार दूसरे को दे दिए जाएंगे तो वो अपना काम खुद कर लेगा ना। इससे क्या है, जो मैनेजमेंट होगा वो अपने आप ही क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अपने आप ही क्या, अधिकार दूसरे को दे दिए ना तो अपने आप ही वो अपना काम कर लेगा, दूसरा अधिकार वो अपना काम कर लेगा। अधिकार जिस जिसको दिए हैं वो अपना अपना मैनेजमेंट खुद कर लेगा। तो क्या होगा, प्रबंध का स्वयं ही विस्तार हो जाता है। किसके द्वारा? भारार्पण के द्वारा। अधिकार आपने उसे दे दिए हैं तो क्या, उससे क्या होगा, प्रबंध का स्वयं ही विस्तार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपकरण के संगठन की स्थापना करता है। उपकरण के संगठन की स्थापना करता है। क्या उच्चतम प्रबंध, मध्य, निम्न या फिर संचालक मंडल? देखिए ये पहले तो उपकरण नहीं है, ये क्या है, उपक्रम। क्या है, उपक्रम।
उपक्रम मतलब व्यवसाय वगैरह, उद्योग हो गया आपका, ये सब क्या उपक्रम। उपक्रम के संगठन की व्यवस्था या स्थापना कौन करता है। अब संगठन कौन बनाएगा, व्यवसाय में संगठन कौन बनाएगा, जिसका व्यवसाय है। व्यवसाय किसका है, उच्चतम प्रबंध का। तो क्या संगठन की, उपक्रम के संगठन की स्थापना कौन करता है, उच्चतम प्रबंध। यानी संगठन कौन बनाता है, उच्च स्तर का प्रबंध जो है संगठन बनाता है। बड़े आकार वाले उपकरण नहीं है ये, उपक्रम। बड़े आकार वाले उपक्रम में क्या भारार्पण होता है, कैसा होता है, ऐच्छिक, आवश्यक, अनिवार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, बहुत बड़े आकार का अगर कारोबार है, बहुत बड़े आकार का अगर बिजनेस है, तो आप बताइए उसमें अधिकार एक दूसरे को सौंपने ही पड़ेंगे, लोगों को अधिकार देने ही पड़ेंगे। आप कब तक उनको करोगे, उस काम को आप करोगे। तो क्या इसमें भारा अर्पण ऐच्छिक नहीं होगा, कैसा होगा, आवश्यक। कैसा, बड़े आकार के बिजनेस में कैसा होगा, ये भारा अर्पण बहुत ज़रूरी हो जाएगा। पदों के मध्य संबंधों की व्याख्या प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत की जाती है। बहुत सारे जो पद होते हैं उनके मध्य जो संबंध होता है उनकी व्याख्या प्रबंध के कौन से कार्य के अंतर्गत की जाती है। नियोजन के अंतर्गत की जाती है, संदेश वाहन के अंतर्गत की जाती है, या फिर संगठन या पर्यवेक्षण। देखिए, जो पद होंगे उनके जो मध्य पदों के बीच जो लोगों का जो संबंध होगा वो किस तरीके के, किस कार्य को, संगठन से कैसा, संगठन से उनमें क्या होगा, जो संबंध बनेगा। एक संगठन है तो उनमें कोई संबंध होगा, तो क्या संगठन से कौन से कार्य के अंतर्गत, संगठन के अंतर्गत उनके जो मध्य संबंध है उनकी व्याख्या की जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, समता अंशधारियों को कंपनी को अधिकार होता है। समता अंशधारियों का कंपनी को अधिकार होता है, कंपनी के प्रति, अंशधारियों का कंपनी के प्रति अधिकार क्या होता है, चयन करने का, खरीद का, बेच का, या फिर ये सभी के सभी समता अंशधारियों को उनकी अधिकार होते हैं। देखिए, कितने अंशधारी कितने तरीके के होते हैं, एक आपका समता, एक दूसरा होता है पूर्वाधिकारी। कैसा, पूर्वाधिकारी अंश। तो सबसे पहले अगर बिजनेस में सबसे ज़्यादा पैसे कौन लगाता है, ये लगाएगा पूर्वाधिकारी वाला अंशधारी, ये सबसे ज़्यादा बिजनेस में पैसे लगाएगा। फिर सबसे पहले जो लाभांश मिलेगा, सबसे पहले किसको मिलता है, इसको मिलेगा लाभांश सबसे फर्स्ट में। उसके बाद किसको मिलता है, उसके बाद मिलता है ये समता अंशधारियों को। तो समता अंशधारियों को क्या होता है, संचालक का चयन करने का, किसका, संचालक चयन करने का जो है इनके पास अधिकार होता है। अधिकार सौंपने की प्राथमिक कला क्या है, अधिकार सौंपे जाते हैं उसकी प्राथमिक कला क्या है, नियोजन, प्रबंध, या फिर संगठन, या फिर नियंत्रण। अधिकार किस में सौंपे जाते हैं, क्या प्लानिंग में, नियोजन में सौंपे जाते हैं, प्रबंध में, या देखिए किस में सौंपे जाते हैं, मैंने आपको बताया संगठन में। क्या संगठन में क्या किया जाता है, अधिकार सौंपे जाते हैं। प्राथमिक कला क्या है, संगठन। पंद्रहवां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, क्या होता है विकेंद्रीकरण का अर्थ, अधिकारों को बांटना होता है ना,
कार्यालय लेना या फिर प्रबंध से उम्मीद रखना या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए विकेंद्रीयकरण का अर्थ क्या होता है? विकेंद्रीयकरण का अर्थ होता है अधिकारों को बांट देना। केंद्रीयकरण का अर्थ क्या होता है? कि अधिकार स्वयं के पास ही है, अधिकार एक लोगों के हाथ में है, उन्हीं के पास में है, वो अधिकारों को नहीं बांट रहा है। इसमें क्या होता है? विकेंद्रीकरण में अधिकार जो होते हैं वो बांट दिए जाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? अधिकार बांटना। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होगा? अधिकारों को बांट देना। संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। संगठन प्रक्रिया के कितने कदम हैं? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं या फिर 8 हैं? तो देखिए संगठन प्रक्रिया के कितने? 4 कदम हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कौन कौन से हैं? कार्य की पहले तो पहचान करना, है ना, फिर विभाजन इसी के अंतर्गत। दूसरा क्या होगा? अब विभागीयकरण, कार्य की पहचान कर ली कि कौन सा कार्य करना है, फिर उनका विभागीयकरण, अलग अलग भागों में बांटना। क्या होगा? विभागीयकरण, छोटे छोटे विभाग बना दिए जाते हैं, तो क्या विभागीयकरण। तीसरा होता है आपका रिपोर्टिंग। क्या होता है? रिपोर्टिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है? एक समूह होता है, उसके रिपोर्टिंग वो किसको देता है, किसको सूचना वगैरह करता है? एक अधीन उसके ऊंचे पद पर होता है। क्या? ऊंचे पद पर, जैसे बहुत सारे ये लोग हैं और एक ये इसका क्या ऊंचे पद पर होगा, ये सबकी क्या देख रेख करेगा, ये सभी क्या उसके प्रति उसको रिपोर्टिंग करते हैं। चौथा होता है कर्तव्यों का निर्धारण। ये 4 कदम है संगठन प्रक्रिया के। और अगर हम बात करें कि कुंज और जो ओडोनेल थे उन्होंने कितने बताए थे संगठन प्रक्रिया के कदम? उन्होंने बताए थे 7। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? अधिकारों को बांट दिया जाता है अंतरण में, तो अंतरण का तत्व नहीं है। क्या? उत्तरदायित्व, अनौपचारिक संगठन या फिर अधिकार या फिर उत्तर देता। देखिए उत्तरदायित्व को आप दे सकते हो, बांट सकते हो ना। क्या आप अनौपचारिक संगठन का अंतरण कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या कि इसका अनौपचारिक संगठन का क्या अंतरण होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक संगठन अंतरण का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध कैसा सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है? क्या कहलाएगा? औपचारिक संगठन कहलाएगा या फिर अनौपचारिक संगठन, विकेंद्रीकरण या फिर अंतरण कहलाएगा? अब देखिए काम करते हुए वो लोग काम कर रहे हैं, कोई सा भी वो काम कर रहे हैं और अचानक क्या उनमें सामाजिक संबंध से एक तंत्र, क्या कौन सा संगठन बनेगा? कौन सा बनेगा? औपचारिक नहीं अनौपचारिक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या सामाजिक संबंध की बात हो रही है तो क्या अनौपचारिक संगठन। देखिए एक लंबा ढांचा होता है, कैसा होता है एक लंबा ढांचा? प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला या फिर
मैं प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला, या फिर प्रबंध की कोई श्रृंखला नहीं, या प्रबंध के कम स्तर। तो देखिए एक लंबा ढांचा पूछा गया है, तो संगठन क्या होता है, संगठन कैसा होगा, जैसे एक इंसान का ढांचा है तो उसमें क्या है, उसमें उसके हाथ हैं, पाँव हैं, और आँख है, सब कुछ, हाथ पैर, ये सब क्या है उसका, ये ढांचे इसके सब क्या है, और उन सबको संचालित क्या करता है, दिमाग क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ऐसे ही संगठन एक ढांचा है। तो देखिए लंबा ढांचा होता है, एक कैसा, एक लंबा ढांचा कैसा होता है, प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला। अपना शरीर है, उसके कितने सारे अंग हैं, ऐसे ही क्या होता है, प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला, संगठन द्वारा ये कैसी फैली हुई रहती है। देखिए और संगठन क्या है, संगठन रीढ़ की हड्डी है। संगठन क्या है, ये आपके पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि संगठन क्या है, संगठन, और नीचे दे दिया गया आपको क्या है, ऑप्शंस दिए होंगे। तो देखिए संगठन क्या है, रीढ़ की हड्डी। आपके इतने सारे अंग हैं शरीर के, अगर उसमें से आपकी रीढ़ की हड्डी, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी जो है टूट जाए या काम करना बंद कर दे, तो क्या आप उठ पाओगे, क्या आप चल पाओगे। उसी तरीके से ये संगठन होता है। व्यवसाय कैसा, संगठन के बिना वो नहीं चल सकता। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन की उत्पत्ति अधिकारों के प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन मतलब क्या होता है, अधिकारों को बांट देना, अधिकारों को हस्तांतरित कर देना, प्रत्यायोजन द्वारा होती है। किस संगठन की उत्पत्ति अधिकारों के प्रत्यायोजन द्वारा होती है। औपचारिक संगठन की, अनौपचारिक, या फिर क्रियात्मक संगठन, या फिर इनमें से औपचारिक संगठन, अनौपचारिक, या क्रियात्मक संगठन, या फिर कोई नहीं। देखिए क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए। संगठन, किस संगठन की उत्पत्ति पूछ रहा है वो। अधिकारों के जब अधिकार बटेंगे, अधिकारों का हस्तांतरण होगा, तो क्या होगा, औपचारिक संगठन की उत्पत्ति। क्या, औपचारिक संगठन की उत्पत्ति अधिकारों के प्रत्यायोजन द्वारा होती है। यदि हम व्यक्तियों को बिना आवश्यक अधिकार दिए दायित्व सौंपते हैं तो वे क्या है। अगर लोगों को हम उत्तरदायित्व दे दें और उससे संबंधित उसे अधिकार ना दें, तो ये क्या है, गलत काम है, या फिर सही है, या कर्मचारी इससे मन लगाकर कार्य करेगा, या फिर ये सभी के सभी होंगे। देखिए व्यक्तियों को अगर अधिकार दिए हैं, व्यक्तियों को अगर अधिकार दिए हैं, तो क्या उनको अधिकार उत्तरदायित्व बराबर बराबर साथ साथ इसमें बराबर चलने चाहिए। तो क्या इसमें अगर यदि हम बिना मतलब ये उत्तरदायित्व अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये तो गलत काम है कि आपने उसको उत्तरदायित्व दिया और अधिकार नहीं दिया। तो ये क्या होगा, गलत काम होगा। संगठन प्रक्रिया में निहित है। क्या संगठन प्रक्रिया में क्या निहित है, क्रियाओं का सामूहिकरण करना, कार्य का विभाजन करना, या रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, या फिर सभी। तो देखिए संगठन प्रक्रिया में क्या
क्रियाओं का सामूहिकरण भी किया जाता है। कौन कौन से काम हो रहा है उनका एक समूह बनाया जाता है, तो क्रियाओं का क्या समूहीकरण भी इसमें होता है। कार्य का विभाजन, किसको क्या काम करना है ना, अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, कार्यों का क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। इसमें संगठन प्रक्रिया में कार्य का विभाजन भी किया जाता है। रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, तो ये भी संगठन में क्या है, कार्य किया जाता है। तो ये क्या होगा, ये आपका सभी का सभी संगठन प्रक्रिया में निहित है। देखिए भारा अर्पण किया जाता है, किसका किया जाता है भारार्पण, अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, या फिर इनमें से किसी का नहीं। देखिए भारार्पण मैंने आपको बता दिया है, भारार्पण किसका किया जाता है, अधिकारों को बांटा जाता है, क्या भारार्पण किया जाता है अधिकारों का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है क्या, एक प्रभावी भारार्पण, एक प्रभावी अधिकार हस्तांतरण के लिए क्या जरूरी है, संपर्क की सुविधा, या फिर सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, या अधिकारों का स्पष्टीकरण। देखिए या फिर ये सभी। संपर्क की सुविधा, एक अच्छे अधिकार अगर सौंपे जा रहे हैं तो अच्छे अधिकार लोगों को अच्छे समझ में कब आएंगे, जब उनमें संपर्क की सुविधा अच्छे से होगी कि अधिकार किसको सही सही पहुंच रहे हैं, कौन सा कोई अगर काम दिया जाए तो उनमें संपर्क की सुविधा अच्छी है। इससे क्या प्रभावी भारार्पण के लिए ये आवश्यक है, क्या एक संपर्क की सुविधा, सहयोग होना चाहिए और समन्वय का पर्यावरण यानी सामंजस्य उनमें बना रहे। और ये भी जरूरी है अधिकारों का स्पष्टीकरण, अगर आपने उसे सामने वाले को कोई अधिकार दिया है तो ऐसा अधिकार हो कि उसे समझ में आए, ऐसा नहीं है कि उसे समझ में नहीं आ रहा, आपने उसे अधिकार दे दिया है। तो क्या ये सभी के सभी एक प्रभावी भारार्पण के लिए बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। क्या एक प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण, जो अधिकार हस्तांतरण कर रहे हैं उनके साथ उत्तरदायित्व के साथ क्या होना आवश्यक है, अधिकार या मानव शक्ति, प्रोत्साहन या फिर पदोन्नति। देखिए प्रभावशाली उत्तरदायित्व के साथ क्या चलने चाहिए, आपको बता दिया है, अधिकार प्लस उत्तरदायित्व प्लस अधिकार इसमें बराबर रूप से चलनी चाहिए। किसके लिए, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए। देखिए कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के खाली स्थान कदम है, कितने कदम हैं, 4, 6, 7, 8। अभी मैंने आपको बताया था कि कितने कदम हैं, कितने कदम बताए हैं, वैसे तो 4 होते हैं, पर कुंटज और ओडोनेल ने क्या बताया था, जे संगठन प्रक्रिया के कितने 7 कदम जो है इन्होंने बताए थे कि किस किस प्रकार से संगठन का निर्माण किया जाए, कैसे कार्यों का विभाजन करना, मोर्चाबंदी, नीतियाँ वगैरह बनाना, उनके इस कार्य का स्पष्टीकरण, ये सब क्या है, कुंटज ने कितने 7 कदम जो है बताए हैं संगठन प्रक्रिया के। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट भी कर देती है। अगर आपने संगठन ढंग से नहीं किया तो क्या वो आपको लक्ष्य प्राप्त करने देगी। अगर आपने संगठन अच्छे से कर लिया, लोगों को अच्छे से कार्य समझा दिया और वो लोग भी अच्छे विशेषज्ञ हैं उस काम के लिए, तो क्या होगा, आपका लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा। वहीं अगर गलत संगठन
गलत संगठन आपने कर लिया तो क्या व्यवसाय के निष्पादन को रोकेगा और यहाँ तक कि कभी कभी उसे नष्ट भी वो संगठन कर देगा, गलत संगठन। तो ये कथन एक परिभाषा है ये, और ये किसने दिया है? देखिए, ड्रकर ने, एलन ने, टेरी ने या फिर टेलर ने। देखिए ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? टेरी ने दी है। किसने? टेरी ने ये परिभाषा दी थी। तो आपको ये परिभाषा भी याद रखनी है और इन वैज्ञानिक का नाम भी कि ये परिभाषा इसने दी है। केंद्रीकरण का अर्थ होता है, केंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? अधिकार का धारण या फिर अधिकार का वितरण, कार्य केंद्र का निर्माण या नया केंद्र खोलना। तो देखिए केंद्रीकरण क्या होता है, जैसा अभी बताया मैंने कि केंद्रीकरण क्या होता है? अधिकार धारण करना, स्वयं के पास ही अधिकार है, अधिकार किसी को ना बांटना। विकेंद्रीकरण में क्या होता है? विकेंद्रीकरण में अधिकारों को बांट दिया जाता है और केंद्रीकरण में अधिकारों का खुद का धारण किया जाता है। अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, जो अधिकार है वो दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकते। बता कब किए नहीं जा सकते? दैनिक कार्य में, गोपनीय कार्य या साधारण कार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। दैनिक कार्य में अधिकार का हस्तांतरण हो सकता है, पर अगर गोपनीय कार्य जो करेंगे तो उसमें क्या होता है? अधिकार स्वयं के पास ही रहना चाहिए, अधिकारों का हस्तांतरण नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? वो दूसरे लोग जो गोपनीय कार्य होगा उसको समय बता देंगे, फिर आपका वो कार्य पूरा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? जो अंतरण होता है अधिकारों का बांटना, उसमें इसका तत्व कौन सा नहीं है? उत्तरदेयता, अधिकार, उत्तरदायित्व या फिर अनौपचारिक संगठन। तो देखिए उत्तरदेयता को बांट दिया जा सकता है, अधिकार को भी और उत्तरदायित्व को। क्या अनौपचारिक संगठन को दिया जा सकता है, उसका अंतरण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है? देखिए पहले तो ये जान लेते हैं कि सोपान श्रृंखला जो होती है वो क्या होती है। देखिए सोपान श्रृंखला क्या होती है? उच्च पदों से नीचे पदों तक फैली हुई श्रृंखला क्या कहलाती है? सोपान श्रृंखला। यानी कि कोई ये ऊपर अधिकारी कार्य कर रहा है, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, एक अगर कोई सूचना या नोटिस देगा तो ये इसके पास पहुंचेगा, इसके पास भी, इसके पास भी, है ना। तो ये क्या है? सूचना वगैरह ऊपर से नीचे तक इसमें फैली रहती है, ये क्या होता है? सोपान श्रृंखला। इनमें ही हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें किनका ये अनुकरण नहीं करता सोपान श्रृंखला? कार्यात्मक संगठन, प्रभागीय संगठन या फिर औपचारिक संगठन या अनौपचारिक संगठन। देखिए कार्यात्मक संगठन में सोपान श्रृंखला की बहुत जरूरी है। क्यों? किसके ऊपर किसको सूचना क्या देना है, एक अधिकार होना चाहिए, एक लाइन, एक कड़ी होना चाहिए, रेखा कि कार्य किस किस तरीके से उनमें होने चाहिए, पहुंचने चाहिए सूचना। प्रभागीय संगठन में भी जरूरी है, औपचारिक में भी, और अनौपचारिक संगठन में सोपान श्रृंखला अनुकरण नहीं करता। क्यों? अनौपचारिक संगठन में सोपान श्रृंखला की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अनौपचारिक संगठन क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए केंद्रीयकरण से तात्पर्य होता है क्या? केंद्रीयकरण से तात्पर्य होता है निर्णय लेने के अधिकारों को सुरक्षित रखना, या फिर निर्णय लेने के अधिकारों का विकराव करना, या फिर प्रभागों का लाभ केंद्र बनाना, या नए केंद्रों अथवा शाखाओं का खोलना। तो देखिए केंद्रीकरण में क्या होता है? जो निर्णय लेने के अधिकार होते हैं वो कैसे सुरक्षित रखे जाते हैं, कैसे सुरक्षित रखे जाते हैं? इनमें क्या है? अधिकारों को बांटा नहीं जाता है।
देखिए अगला क्वेश्चन, कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है। कार्य के आधार पर एक सामूहिक क्रिया की जाती है, वो क्या अंग है? विकेंद्रीकरण संगठन का, प्रभागीकरण संगठन का, कार्यात्मक संगठन का, या फिर केंद्रीकृत संगठन का। तो देखिए कार्य के आधार पर कौन सा संगठन बनाया जाता है? कार्यात्मक संगठन का निर्माण किया जाता है। कार्य के आधार पर इसका कार्यात्मक, आप यहीं से याद रख सकते, कार्य के आधार पर क्या कौन सा संगठन बनाया जाता है? कार्यात्मक संगठन। प्रबंधन के किस कार्य के तहत विभिन्न पदों के बीच संबंध को समझाया जाता है? प्रबंधन के किस कार्य के तहत जो बहुत सारे पद होते हैं उनके बीच संबंध को समझाया जाता है? नियोजन में, संचार में, संगठन में, या फिर पर्यवेक्षण में? तो देखिए संबंध काय में? संगठन में होता है। उन सब जो लोग कार्य कर रहे हैं संगठन में उनका क्या संबंध होगा? उन जो पद होंगे उनसे क्या उनका संबंध उनको समझाया जाता है। तो क्या? संगठन में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम लागत के साथ कार्य करना प्रबंधन के संबंधित शब्द का नाम बताइए। न्यूनतम लागत के साथ कार्य करना, हमें बताना है कि ये इसका शब्द बताना है। न्यूनतम लागत के साथ कुशलता, प्रभावशीलता, या दोनों, या फिर ये प्रबंध। क्या होगा? न्यूनतम लागत के साथ जब कोई कार्य संपन्न किया जाता है तो वो क्या इसके शब्द किसके संबंधित आता है? ये शब्द कुशलता, यानी कुशलता पूर्वक वो कार्य चल रहा है। कैसा? न्यूनतम लागत पर वो कार्य संपन्न हो रहा है। प्रभावशीलता कब होता? जब समय पर कार्य पूरा हो जाता। तो उसके लिए शब्द क्या निकलता? समय पर कार्य पूरा करने के लिए प्रभावशीलता। यदि कोई प्रबंधक विभिन्न राज्यों के लोगों के साथ व्यवहार करने में पक्षपाती है, जो बहुत सारे जो राज्य के लोग काम कर रहे हैं उनमें क्या वो पक्षपाती है, वो सही से वो कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या, तो वह खाली स्थान का उल्लंघन कर रहा है। किसका? अनुशासन के सिद्धांत का, संघ भाव के सिद्धांत का, पारिश्रमिक के सिद्धांत का, या फिर समानता के सिद्धांत का। देखिए वो क्या है, व्यवहार वो सही से नहीं कर रहा है, वो क्या समानता नहीं दे रहा है। सभी के साथ अगर वो समान व्यवहार करेगा, समानता के सिद्धांत में क्या होता है? समान व्यवहार, क्या समान व्यवहार इसमें किया जाता है। इसमें लोगों का पद वगैरह इसमें नहीं देखा जाता, धर्म, जाति, लिंग इससे कोई संबंधित नहीं होता। समानता के सिद्धांत में भेदभाव नहीं किया जाता है। ये कोई प्रबंधक विभिन्न राज्यों के लोगों के साथ व्यवहार वो क्या कर रहा है? सही से नहीं कर पा रहा। क्यों? वो व्यवहार सही से क्यों नहीं? किसी के साथ अच्छा व्यवहार, किसी के साथ बुरा कर रहा है, वो समान व्यवहार नहीं कर रहा है। तीन अधीनस्थ उप 1, उप 2, उप 3 प्रबंधक 1 से आदेश प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रबंधन के किस सिद्धांत का पालन किया जा रहा है? ये जो तीनों लोग काम कर रहे हैं उनको क्या एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त हो रहा है, तो ये बताना है कि कौन सा सिद्धांत का ये पालन किया जा रहा है। अनुशासन का, आदेश की एकता, व्यवस्था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए तीनों को क्या एक से आदेश मिल रहा है, ये तीनों को क्या एक से आदेश मिल रहा है, तो क्या आदेश की एकता हो रही है। किसका? कौन से सिद्धांत है ये? आदेश की एकता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। उपभोक्ताओं की मांगों और रुचियों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, किसकी? उपभोक्ताओं की मांगों और रुचियों में। रॉयल बेकरी
ने अपने उत्पादों में, जो एक रॉयल बेकरी है उसने क्या अपने उत्पादों में चीनी और वसा की मात्रा कम कर दी। व्यवसाय के इस दृष्टिकोण से पता चलता है कि प्रबंधन क्या है बताना है। देखिए एक रॉयल बेकरी वाला है, उसको क्या पता चला कि इधर आसपास के जो लोग हैं वो क्या चीनी को कम पसंद करते हैं और वसा जो है वो कम खाना पसंद करते हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक तुरंत चीनी की मात्रा और वसा की मात्रा क्या कर दी, कम कर दी। तो इससे क्या होगा, देखिए एक अमूर्त बल है या समूह की गतिविधि है, एक गतिशील कार्य है या एक बहुआयामी। तो देखिए जैसे ही उसे पता चला कि ग्राहकों का मन चेंज हुआ, उनका टेस्ट बदला, तो उन्होंने क्या अपनी चीज़ें चेंज कर दी। हाल बहुत जल्दी उसने अपना जो उत्पादन था वो बहुत ही जल्दी चेंज कर लिया। तो क्या ये एक गतिशील कार्य है। कैसा, एक गतिशील कार्य है। कार्यात्मक संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है। सहभागिता, विशिष्टीकरण, समन्वय या फिर नियंत्रण। कार्यात्मक संगठन में क्या होता है, विशिष्टीकरण का सिद्धांत अपनाया जाता है। क्यों उसकी किसके सिद्धांत पर है कार्यात्मक संगठन, विशिष्टीकरण पे। समूह बना दिया बहुत सारे लोगों का, उनमें एक लीडर लगा दिया, वो विशिष्ट कार्य करेंगे। कैसे, विशेषज्ञ चुने जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए उसमें कार्यात्मक संगठन में। तो क्या विशिष्टीकरण होगा, कार्य विशेषज्ञ अलग अलग, ये इस कार्य का विशेषज्ञ वो करेगा, कोई और काम है वो उसका विशेषज्ञ वो करेगा। तो क्या होगा, इससे विशिष्ट कार्य विशिष्ट व्यक्ति करेगा। तो क्या विशिष्टीकरण का सिद्धांत है कार्यात्मक संगठन। प्रबंध के कार्यों में संगठन का कौन सा स्थान है। प्रबंध का जो कार्य हम देख रहे हैं, संगठन कौन सा स्थान रखता है, प्रथम रखता है, द्वितीय रखता है, तृतीय रखेगा या फिर ये से रखेगा चतुर्थ। सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो, उसके बाद क्या आप संगठन आयोजन करते हो, तो क्या होगा दूसरा कार्य, द्वितीय कार्य जो है संगठन प्रबंध का दूसरा कार्य है। प्रबंध के संदर्भ में संगठन का अर्थ है केवल मानव के संगठन से, केवल मनुष्यों के संगठन से, साधनों के संगठन से या कार्यों के संगठन से। देखिए प्रबंध के संदर्भ में क्या है, कार्यों के संगठन से है। क्या, कार्यों के संगठन से, बहुत सारे कार्य हैं उनका संगठन के लिए लोग ढूंढेगा वो। तो प्रबंध के संदर्भ में क्या है, कार्यों के संगठन से है संगठन का आशय। संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। क्या, संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है, कार्य की पहचान या तथा विभागीकरण या कर्तव्यों का निर्धारण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए संगठन प्रक्रिया का क्या सबसे फर्स्ट जो प्रथम चरण है वो क्या है, कार्य की पहचान करना कि कौन सा कार्य करना है। तो क्या कार्य की पहचान करना, फिर कार्य का विभाजन करना। संगठन एक समूह है। संगठन कैसा समूह है, व्यक्तियों का, परिवारों का, नेताओं का या फिर देशों का। संगठन कैसा समूह है, संगठन कैसा, व्यक्तियों का समूह। क्या है, जो लोग कार्य कर रहे हैं कोई संस्था में तो वो अकेला कार्य नहीं कर पाते, वो क्या एक समूह, एक संगठन बनाते हैं, संगठन का निर्धारण करते हैं। तो क्या व्यक्तियों का समूह क्या है, संगठन है। वह संगठनात्मक संरचना जिसमें सभी विभाग एक समन्वय प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं। देखिए वह संगठन संरचना जिसमें सभी विभाग एक समन्वयक प्रमुख, क्या मैंने आपको बताया था कार्यात्मक संरचना जो है इसमें जैसे कुछ लोगों का ग्रुप बना दिया और उसका एक लीडर बना दिया,
ये कुछ बना दिया, फिर उसका एक लीडर बना दिया। तो क्या एक समन्वयक प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं, उनको सूचनाएं वगैरह देते हैं कि कैसा क्या कार्य चल रहा है। तो किस में? कार्यात्मक संरचना में। ठीक। खालिस्तान संगठन का आधार है। क्या है संगठन का आधार? कार्य का विभाजन करना, विशेषता, व्यक्तियों की बाहुल्यता या विकेंद्रीकरण। संगठन का आधार क्या है? कार्य का विभाजन करना। संगठन क्यों बनाया जाता है? कार्य का जो भार है उसको कम करने के लिए कार्य जो है बांट दिए जाते हैं कि ये कार्य तुम कर लो, ये कार्य वो कर लेगा। तो इससे क्या होगा? कार्य करने में आसानी रहेगी और जो है लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाता है। निम्न में से कौन सा संगठनात्मक ढांचा किफायती है यानी महंगा है? कार्यात्मक संरचना, प्रभागीय संरचना, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा संरचनात्मक ढांचा? तो कौन सा है? प्रभागीय। क्यों? इसमें अलग अलग उत्पादन के लिए अलग अलग जो है विभाग बनाए जाते हैं। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा अगर आपका कारोबार है, तो क्या होता है उसमें अगर आपके पास अलग अलग उत्पादन हो रहा है अलग अलग चीज़ों का, तो क्या होता है उसमें प्रभागीय संरचना होती है। क्या प्रभागीय संरचना जो है बहुत खर्चीला हो जाता है? क्या ये बहुत किफायती है? संगठन में प्राधिकार बहता है। जो अधिकार है वो कैसे बहता है? ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, या फिर ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संगठन में प्राधिकार कैसा? ऊपर से नीचे की ओर बहेगा। क्या? ऊपर से नीचे की ओर क्या संगठन में अधिकार जो है बहता है। आयोजन खालिस्तान की एक प्रक्रिया है। आयोजन कह लो या संगठन, इनका इंग्लिश में एक ही मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन। आयोजन खालिस्तान की एक प्रक्रिया है गतिविधियों का निर्धारण करने की या गतिविधियों का समूहन करने की या कर्मचारियों के बीच औपचारिक संबंधों का निर्माण या फिर ये सभी। देखिए आयोजन गतिविधियों का भी निर्धारण करती है, गतिविधियों का समूहन भी करती है और कर्मचारी जो होंगे उनके बीच जो औपचारिक संबंधों का भी क्या निर्माण करेगी। तो ये सभी के सभी आपके आयोजन की ये प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी आयोजन की विशेषता नहीं है? कौन सी संगठन की विशेषता नहीं है? कार्य का विभाजन करना, समन्वय करना, सामान्य उद्देश्य या फिर पूर्ण केंद्रीकरण। कार्य का विभाजन संगठन में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। समन्वय किसमें किया जाता है? सामंजस्य इनमें बनाया जाता है। तो क्या इसकी विशेषता समन्वयक भी है। सामान्य उद्देश्य इसमें होते हैं। तो ये भी क्या है? एक आयोजन की विशेषता है। पूर्ण केंद्रीकरण, इसमें पूर्ण केंद्रीकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। खालिस्तान नियोजन के बाद प्रबंधन का अगला कार्य है। किसके नियोजन के बाद प्रबंधन का अगला कार्य है? नियुक्ति, आयोजन, निर्देशन या फिर नियंत्रण। क्या आएगा? आयोजन। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है और आयोजन के पहले किया जाता है नियोजन किया जाता है। संगठन के पहले नियोजन, तो आयोजन नियोजन के बाद प्रबंधन का अगला कार्य है। आयोजन में खालिस्तान के निर्धारण की प्रक्रिया शामिल है। आयोजन में कौन कौन सी प्रक्रिया, किसके निर्धारण की प्रक्रिया शामिल है? क्या गतिविधियां आयोजित की जानी है, गतिविधियों को कैसे समूहीकृत किया जाना है, या अधिकार की और जिम्मेदारी के प्रतिमंडल या उपरोक्त सभी। आयोजन
आयोजन में क्या क्या, देखिए क्या गतिविधियां आयोजित की जाती हैं आयोजन में, संगठन में, ये शामिल है। गतिविधियों को कैसे समूहीकृत किया जाना है, ये भी शामिल है। और अधिकार और जिम्मेदारी के प्रतिमंडल, ये भी। तो उपरोक्त सभी के सभी आयोजन की के कार्य में निर्धारण में प्रक्रिया ये शामिल है। प्राधिकरण के प्रत्यायोजन का अर्थ है अधिकार को बांट देना। इसका अर्थ है क्या, सामान बेचना, निचले स्तर पर नियंत्रण, प्राधिकार हस्तांतर ऊपर से नीचे की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राधिकरण समझिए, प्राधिकरण के प्रत्यायोजन जो अधिकार है उनका क्या, अधिकारों को बांट देना, उसका हस्तांतरण ऊपर से नीचे की ओर करना। कोई ऊपर होगा वो क्या, ऊंचे पद पर होगा, वो नीचे की ओर अपने अधिकार जो है हस्तांतरण कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं है? आयोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं है पूछा गया है। विभागीय काम का विभाजन, कर्तव्यों का असाइनमेंट, या फिर केंद्रीकरण। देखिए विभागीय करण, अलग अलग इसमें विभाग बनाए जाते हैं आयोजन में। कार्य का विभाजन, काम का विभाजन, कार्य का विभाजन इसमें किया जाता है कि किसको क्या कार्य करने हैं। कर्तव्यों का असाइनमेंट भी किया जाता है कि किसको कौन सा कार्य करना है, कर्तव्य किस किस के क्या है। आयोजन में क्या, केंद्रीयकरण बिल्कुल शामिल नहीं है। अधिकार तो इसमें बटे हुए होते हैं, केंद्रीयकृत नहीं होते। प्रभागीय संगठन संरचना के अंतर्गत विभागीयकरण निम्न किन आधारों पर किया जाता है? जो प्रभागीय संगठन संरचना, इन्हें विभागीयकरण किन के आधार पर, समारोह, लागत, उत्पाद, या फिर प्राधिकरण के, किसमें? प्रभागीकरण संगठन। प्रभागीय संगठन जो होता है उसमें जो अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं, आपको बताया, तो बहुत बड़ा अगर बिजनेस है तो उसमें क्या अलग अलग उत्पाद होता है, तो उत्पाद के आधारों पर क्या किया जाता है, विभागीयकरण। तो ऑप्शन नंबर सी है ये, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कार्यात्मक और प्रभागीय संगठन संरचना की श्रेणी में आती है। क्या कार्यात्मक और प्रभागीय जो संगठन है उनकी संरचना की श्रेणी में क्या आता है? औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, या फिर ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए कार्यात्मक और प्रभागीय जो संगठन है इसमें क्या, औपचारिकता की श्रेणी में औपचारिक संगठन। क्या कार्यात्मक और प्रभागीय में दोनों में क्या कुछ नियम, कुछ कानून वगैरह इसमें होते हैं, नियमों से ये दोनों बंधे होते हैं, तो क्या औपचारिक संगठन की श्रेणी में आती है। खालिस्तान संगठन स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी और अधिकार को निर्दिष्ट करता है और इसमें विभिन्न गतिविधियों के बीच व्यवस्थित समन्वय मौजूद होता है। क्या खालिस्तान कौन सा संगठन है जो स्पष्ट रूप से क्या जिम्मेदारी और अधिकारों को बताता है, निर्दिष्ट करता है, और क्या इसके विभिन्न गतिविधियां जो होती हैं उनके बीच व्यवस्थित एक समन्वय मौजूद होता है। एक औपचारिक, अनौपचारिक, केंद्रीकृत, या प्रत्यायोजन। तो एक औपचारिक संगठन में क्या होता है, अधिकार और जिम्मेदारी इसमें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों ही संगठन के लिए परम आवश्यक है। ये कथन कैसा है? अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों संगठन के लिए क्या है, दोनों ही बहुत जरूरी है, परम आवश्यक है। तो कैसा, सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, या फिर आंशिक असत्य? तो देखिए अधिकार और उत्तरदायित्व जो है बराबर साथ साथ बिल्कुल चलने चाहिए। तो क्या ये सत्य है, परम आवश्यक है, ये सत्य है। केंद्रीयकरण व्यवस्था में
केंद्रीयकरण व्यवस्था जो होती है उसमें व्यवसाय से संबंधित अधिकांश निर्णय निम्न किसके द्वारा लिए जाते हैं? केंद्रीयकरण व्यवस्था में उच्च अधिकारियों के द्वारा, लिपिक वर्ग के द्वारा, अंशधारियों के द्वारा या फिर मध्य स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा। देखिए, केंद्रीयकरण में अधिकार किसके पास होता है? एक के पास होता है, और वो कौन होता है? उच्च स्तर के। तो उच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो उच्च अधिकारी, बड़े अधिकारी जो होते हैं उनके द्वारा क्या अधिकांश जो निर्णय होते हैं वो लिए जाते हैं। अनौपचारिक संगठनों की उत्पत्ति है। क्या अनौपचारिक संगठनों की उत्पत्ति है? नियमानुसार आपसी संबंधों, आपसी सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप, वैधानिक नियमों के अनुरूप या सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। तो अनौपचारिक संगठन कैसे बनता है? सामाजिक संबंधों से, आपसी सामाजिक संबंधों से, दोस्त वगैरह हो गए, इनका संगठन बन जाता है। कैसा अनौपचारिक संगठन? आपसी सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप क्या इसकी उत्पत्ति होती है? अनौपचारिक संगठन की। केंद्रीयकरण से तात्पर्य है, केंद्रीयकरण से तात्पर्य क्या होता है? निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, निर्णय लेने के अधिकार का विखराव करना या फिर प्रभागों का लाभ केंद्र बनाना या नए केंद्रों तथा शाखाओं को खोलना। तो केंद्रीयकरण का क्या? निर्णय लेने के अधिकार जो होते हैं उनको सुरक्षित रखना, खुद के हाथ में रखना, अधिकारों को बांटना नहीं। यदि उपक्रम और या फिर कच्चा माल कंपनी में अपने सही स्थान पर ना पाया जाए तो प्रबंधन के निम्न के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। यदि उपक्रम में कोई सामान है वो सही से उस स्थान पर ना पाया गया हो तो किस सिद्धांत का वहाँ उल्लंघन हो रहा है? देखिए, पदाधिकारियों से संबंधित हो रहा है या व्यवस्था से संबंधित, अधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित या न्याय संबंधित। तो सही क्या व्यवस्था सही से नहीं हुई थी, तो उस कारण समय पर जो सामान वहाँ पहुँचना था वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो व्यवसाय से संबंधित क्या? व्यवसाय से संबंधित उपक्रम सिद्धांत उल्लंघन हुआ है। किससे? इसलिए सामान नहीं पहुँचा। गलत संगठन की संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है। गलत संगठन होगा तो व्यवसाय सही से नहीं चल पाएगा। ये कथन किसने कहा था? ड्रकर ने, ब्रीच ने या टेरी ने? एलन ने। टेरी ने जो है ये शब्द, ये कथन, ये परिभाषा किसने दी थी? टेरी ने दी थी। अधिकार ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, जबकि जवाब देना होता है, जवाब देता नीचे से ऊपर की तरफ ये पाया जाता है। काय में? पदाधिकारियों के संबंध में, क्रियात्मक संगठन में, समिति ढांचा में या फिर नियोजन में। अधिकार ऊपर से नीचे की ओर और जवाब नीचे के लोग जो होंगे वो ऊपर के लोगों को जवाब देता, मतलब उनको जवाब देने होते हैं उनके कामों के प्रति। किसमें होता है? क्रियात्मक संगठन या फिर कार्यात्मक संगठन में ये ऊपर से नीचे की तरफ ये कार्य चलता रहता है। तो आपको ये क्वेश्चन से संगठन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पे नए हो, क्लास में आपने नई पहली बार देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरीके की और भी वीडियो आपके लिए और क्लास आपके लिए मैं बनाती रहती हूँ।